नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज दुबे, अध्यापक, जिला प्रवक्ता टेवा सुल्तानपुर। आज हम लोग मनोविज्ञान के संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है संज्ञानवाद। अगर मनोविज्ञान का संप्रदाय, जो कि 10 संप्रदाय है मेनली, 30 में 10 नंबर जिसमें मनोविज्ञान के संप्रदाय कवर करते हैं, उसमें अगर हम कोई 2 नाम लें तो पहला आ जाएगा आपका व्यवहारवाद और दूसरा है संज्ञानवाद, जिससे कि आपको बहुत ही डीप में स्टडी करनी है, पढ़ना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं संज्ञानवाद। लेकिन इसके पहले एक कहावत है कि अगर बाल्टी, जैसे एक बाल्टी है और उसमें नीचे छेद है, ऊपर से पानी आप कितना भी डालेंगे लेकिन क्या होगा, बाल्टी में छेद है तो धीरे धीरे पानी गिरता रहेगा। तो यू हैव टू रिकॉल वट एवर इज टॉट। ठीक है, जो भी पढ़ाया जाता है आपको उसे याद करते रहना है। यू हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग। ठीक है, वट एवर इज टॉट, जो भी पढ़ाया जाता है आपको उसे याद करना है। आप एक बना लो दिमाग में कि आपको पहले से, शुरू से आप एक नोट्स बनाओ जिसमें कि शुरू से जब भी आप दोहराओ तो पिछला जरूर रिकॉल करो। तो ये जो मनोविज्ञान के 10 संप्रदाय हैं, एक बार आप क्विक रिकॉल कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानवाद। कम से कम 2 नंबर यहां से, अगर जो है पूरे मनोविज्ञान का संप्रदाय 30 में 10 नंबर करता है कवर, तो 2 नंबर तो आप यहां से पक्का ही मान लीजिए। और इसको हम आपको ऐसा समझाएंगे, इतना प्यार से समझाएंगे, इतना बढ़िया समझाएंगे कि आपको आज ही सारा कुछ याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम एक एक चीज बैठ जाएगी। बस आपको ध्यान से वीडियो देखना है, विदाउट पॉज। यू हैव टू जस्ट सी वॉच द वीडियो विदाउट पॉज, विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक दे हुए पूरा वीडियो देखिए। जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, बहुत चालाक किस्म के लोग क्या है, जल्दबाजी करते हैं, अरे भगा भगा के देख लेते हैं। भगा भगा के देखेंगे तो एग्जाम में भी भगा भगा के आप भाग जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, पूरा एक एक चीज समझनी है, क्योंकि हर लाइन में आंसर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आइए एक बार पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कौन कौन से संप्रदाय हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो पहला संप्रदाय है संरचनावाद, जिसके जनक उंट और टिचनर हैं, जो कि मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था 1879 में। और इसके पहले ये जो मनोविज्ञान है, ये दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का एक अंग था, स्वतंत्र विषय नहीं था। और इसके बाद से 1879 के बाद से मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? उंट और टिचनर। दूसरा है आपका प्रकार्यवाद। लेकिन संरचनावाद के बारे में थोड़ा जान लीजिए। संरचनावाद कहां फोकस करता है? अंतर निरीक्षण विधि पर। ठीक है, यानी खुद के अंदर झांक कर देखो। संरचना दिमाग में बैठाइए, संरचना यानी अंदर की संरचना, अंदर झांक के देखना है। दूसरा है आपका, आपने पढ़ा प्रकार्यवाद। प्रकार्य मतलब कार्य, दिमाग में कार्य किसका? दिमाग का कार्य, यानी मस्तिष्क के कार्यों पर इन्होंने जोर दिया है। इसके जनक कौन है? प्रतिपादक कौन है? विलियम जेम्स, जो कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने बताया उंट और टिचनर मनोविज्ञान के जनक हैं, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। आगे भी आप देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे विलियम जेम्स कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। उंट और टिचनर मनोविज्ञान के जनक है। प्रकार्यवाद क्या है? कार्य, कार्य मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क के कार्यों पर बल दिया है। इस पर डार्विन का भी सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ठीक है, जो फिट रहेगा वही जीवित रहेगा, तो इस पर डार्विन का भी प्रभाव है। ये मस्तिष्क के कार्यों पर, ठीक है, आधारित है। तीसरा संप्रदाय आपने पढ़ा व्यवहारवाद। वाह से व्यवहार, वाह से वॉटसन, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, इसके जनक कौन है? प्रतिपादक कौन है? जेवी वॉटसन है। इन्होंने व्यवहार पर बल दिया है। ठीक है, व्यवहारवाद का नाम ही व्यवहारवाद है। इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? पावलाव है। पावलाव कुत्ता लेके आए थे, थॉर्नडाइक बिल्ली लेके आए, स्किनर चूहा लेके आए, फिर टालमैन भी चूहा लेके आए, भूल भुलैया। उसके बाद जो है क्लार्क हल भी चूहा लेके भूल भुलैया आए थे, और लास्ट में गुथरी साहब आए थे। ठीक है, बिल्ली लेके आए थे। तो ये सारे सिद्धांत आपने पढ़ा व्यवहारवाद में। और उसके बाद इसके पहले की वीडियो मैंने मनोविश्लेषणवाद पढ़ा है, जिसके जनक है सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड, जो कि बहुत ही शख्सी आदमी है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि दुनिया में हर व्यक्ति की 2 ही आकांक्षा है,
एक होता है महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा, वीवीआईपी, ठीक है, और सब लोग उनके लिए ताली बजाएं, और दूसरा जीवन में जरूरत होती है सेक्स की। दो ही चीज दुनिया में आदमी की जरूरत है, ठीक है, और इसके बारे में इन्होंने बहुत डिटेल बताया था सिगमंड फ्राइड। अगर वीडियो आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। गेस्टाल्टवाद या अवयवीवाद, जिसके जनक है वर्दीमर वर्दाइमर, और इसके बाद कोहलर कोपका कोटकोपका। और आज हम चर्चा करने वाले हैं संज्ञानवाद के बारे में, जिसके जनक है जी पियाजे एंड जेरोम ब्रूनर, ठीक है। इसके बाद के क्लासेज में हम पढ़ाएंगे सामाजिक संज्ञानवाद, जिसके जनक है वाइगोस्की, इन्होंने समाज पे जोर दिया है। संज्ञानवाद में हम लोग चर्चा करेंगे समझ के विकास के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद क्षेत्रवाद, जिसके जनक कोटलेविन है। प्रयोजनवाद, जिसमें कि मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है, ठीक है, मैकडूगल है। और लास्ट में मानवतावाद, जिसके जनक मैस्लो हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको दिमाग में बैठाइए, ठीक है। तो आइए हम लोग, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, संज्ञानवाद। क्या पढ़ेंगे, संज्ञानवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी इंग्लिश होती है कॉग्निशन। क्या होती है, कॉग्निशन। एक एक लाइन को दिमाग में अच्छा सा बैठाइए। संज्ञान का अर्थ क्या होता है, कॉग्निशन का अर्थ क्या होता है, जानना, समझना या अवबोधन करना। आपको सीडीपी में, सीडीपी बाल मनोविज्ञान तो पढ़ना ही है, हिंदी की भी समझ अच्छी होनी चाहिए आपको। जानना, टू नो, अंडरस्टैंड, समझना या अवबोधन करना, उसको ग्रैस्प करना, ठीक है, उसको समझे कि क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, इसका अर्थ होता है। इस विचारधारा के अध्ययन का केंद्र क्या है, समझ का विकास, ठीक है, समझ का विकास। सूझ मत जाइएगा, सूझ कोहलर में है, गेस्टाल्टवाद में भी पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो सूझ नहीं, समझ का विकास, ठीक है। सूझ अलग है, सूझ या अंतर्दृष्टि अलग है, समझ का विकास होना चाहिए। प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है, जी पियाजे, और दूसरे नंबर पे है जेरोम ब्रूनर, ठीक है। प्रतिपादक जी पियाजे, ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन है, जेरोम ब्रूनर। इन्होंने दो सिद्धांत दिया है, बहुत ही प्यार समझ लीजिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस दिमाग में बैठाते जाइए। पहला है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दिया कि यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग हमारा समझ का विकास कैसे बढ़ता है, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है, यानी उम्र के साथ में। दूसरा इन्होंने बताया है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता क्या है। दो ही चीज है, थोड़ा सा आप मोटा मोटा समझ लो। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहला हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जो कि 4 हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, जी की जो कि 0-2 साल, 0 से, 0 मतलब यहां जन्म से, बोलिए 0 नहीं बोल सकते आप, जन्म से बच्चा जब पैदा होता है तब से 2 साल तक की जो अवस्था होती है वो संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था होती है। इसमें आप लोग बेसिकली हमारे जो इंद्रियां हैं 5 हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, मुंह मतलब जीवा, और त्वचा, इससे बच्चा सीखता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आंख से देखता है, कान से सुनता है, ठीक है, आंख, कान, नाक से सूंघता है, जीवा का काम क्या होता है, जीभ से क्या करता है, ठीक है, टेस्ट लेता है, स्वाद लेता है, और उसके बाद क्या करता है, त्वचा, त्वचा मतलब स्पर्श, ठीक है। ये 5 इंद्रियां जो हैं ये इंद्रिय गामक अवस्था होती है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरी अवस्था इन्होंने बताया है पूर्व या प्रास क्रियावस्था। पूर्व क्रियावस्था मतलब क्रिया से पूर्व की अवस्था। यहां पर अभी आपको बाद में हम, ठीक है, लास्ट में जो है सबका हम आपको यहां पर जो है सर्वे देंगे, मतलब तुलनात्मक विवरण भी देंगे। तो अभी मैं तुलनात्मक विवरण अभी नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम पे आप ध्यान दीजिए। तुलनात्मक विवरण में अभी 4 को मैं दूंगा, पहले एक एक के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा, फिर सबका एक तुलनात्मक विवरण दूंगा, जिससे आपके अंदर कंफ्यूजन जो भी होगा दूर हो जाएगा। दूसरी अवस्था क्या है, पूर्व या प्रास क्रियावस्था, ठीक है। तीसरा है मूर्त ठोस या स्थूल संक्रियावस्था, ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि 0 से 2 साल है। पूर्व या प्रास क्रियावस्था 2 से 7 साल है। मूर्त ठोस या स्थूल संक्रियावस्था 7 से 11 साल है। और लास्ट है चौथा अमूर्त या तात्विक या औपचारिक संक्रियावस्था, जो कि 11 से आगे है या 11 से 15 साल भी कही जाती है। तो यहां पर मैंने बताया आपको जो है ये जी पियाजे साहब 2 चीज बताने वाले हैं। पहला संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, और दूसरा बताने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है।
संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि संज्ञानात्मक विकास यानी समझ का विकास कैसे होता है, संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन से, यानी संज्ञानात्मक संरचना को उन्होंने नाम दिया है स्कीमा। अब इसके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। और उन्होंने इसकी 4 अवस्थाएं दिया है कि कैसे कैसे होता है। पहला है समावेशीकरण या आत्मसातीकरण, दूसरा है समंजन या समायोजन, तीसरा है साम्य धारण या संतुलनीकरण, और चौथा है अनुकूलन। अभी आपको ये नाम नहीं याद हो रहे होंगे ना, लेकिन अभी जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में एक एक चीज बैठ जाएगी पूरी तरह से। मैं गारंटी ले रहा हूं, आज ही मैं आपको याद करा दूंगा सारा, और आपका ये 2 नंबर सीडीपी में पक्का मान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक एक अवस्था के बारे में, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये 4 अवस्थाएं उम्र के साथ कैसे कैसे समझ का विकास होता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था। नाम से ही स्पष्ट है, इंद्रियां, ठीक है। ये कब होता है? जन्म से 2 साल। आपको मनोविज्ञान को याद रटने की जरूरत नहीं है, आपको उसे अपने अपने व्यक्तिगत जिंदगी से, अपने समाज से, जहां भी है, वेर एवर यू आर, इफ यू आर इन द क्लासरूम और यू इन द स्कूल और इन द सोसाइटी, वेर एवर यू इंटरेक्ट विद द पीपल, यू इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन, यू हैव टू जस्ट सी दैट, ठीक है, फील दैट। आपको फील करना है और आपके दिमाग में सब बात बैठती चली जाएगी भाई, ठीक है। जन्म से 2 साल का बच्चा मतलब घर में रहता है, स्कूल नहीं गया है, ये फील करो, घर में बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। मैं एक क्लिप भी दे दूंगा, मेरे भांजे की बिटिया घर आई थी तो कैसे वो खिलौना लेके भाग रही थी अपना, उसको मैं यहाँ पर क्लिप दे दूंगा, आप लोग देखिएगा क्या अवस्था होती है ये जन्म से 2 साल। यहां पर संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय ग्रामक अवस्था जो होती है, ये इंद्रियां यानी संवेदी अंगों पर ठीक है, जो है आधारित होती है। संवेदी अंग कौन कौन से? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। मैंने बताया भी, आंख से क्या करते हैं? देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से घ्राण करते हैं, ठीक है, सूंघना मतलब घ्राण करना, हिंदी भी सीखते जाइए। जिह्वा से क्या करते हैं? ठीक है, स्वाद लेते हैं, ठीक है, और त्वचा से स्पर्श, छूने पे, ठीक है, यानी आग जल रही, दीपक जल रहा, छुएंगे जल जाएंगे, त्वचा। अब आइए, ये जो अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था जो है, ये अभी मस्तिष्क सक्रिय नहीं है। यहां पर माइंड जो है आपका वो क्या है? काम नहीं कर रहा है, दिमाग का कोई काम नहीं यहां पर है, सारा काम क्या है? इंद्रियों का है। तो बच्चा क्या करता है? दीपक छू लेता है, दीपक छू लेता है, ठीक है, ये दीपक है, ठीक है, ये मोमबत्ती है, दीपक छू लेता है। और क्या करता है? उसको अगर चींटा दिखाई पड़ जाए, चींटी चींटा, तो क्या करेगा? चींटे को पकड़ लेता है वो, और कभी कभी तो उसको चख भी लेता है। उसको नहीं पता चींटा क्या है, चींटी क्या है, चींटे को पकड़ लेगा 0 से 2 साल का बच्चा, ठीक है, मार देगा उसको। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन यहां पर। पहला है जानने के लिए संवेदी अंगों का प्रयोग या निर्भरता, ठीक है। कोई भी चीज सीखना है, यहां पर हम समझ का विकास पढ़ रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास पढ़ रहे हैं, जिसके जनक प्रतिपादक जी पियाजे हैं। ये बता रहे हैं कि ये जो संवेदी प्रेरक या इंद्रियगामक अवस्था होती है बच्चे की 0 से 2 साल में, यहां पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो सारा जो है, इसीलिए आगे बताया गया है हाथ पैर से सोचने की अवस्था है भाई, ये दिमाग से नहीं, हाथ पैर से सोचने की अवस्था है, ये हाथ पैर से सोचने की अवस्था है। यहां पर दिमाग काम नहीं कर रहा है, यहां पर पूरी तरह से बच्चा जो है संवेदी अंगों पर निर्भर होता है, उन्हीं का प्रयोग करता है कोई चीज समझने के लिए। ये बच्चे खिलौने से बात करते हैं, ठीक है, गुड़िया गुड्डी का शादी करते हैं ना, इसको कहते हैं जीवत्वारोपण। यूपी टेट में आ चुका है जीवत्वारोपण,
ये समझ रहे हैं कि ये जीवित है, निर्जीव चीज को, ठीक है, जीवत्तारोपण, खिलौने से बात कर रहे हैं, ये निर्जीव को समझ रहे हैं सजीव है। अगला है संसार की वस्तुएं अस्थाई हैं, ऐसा उन्हें लगता है। अगर आप खिलौना छुपा देंगे तो ये रोने लगते हैं, उनको नहीं पता है खिलौना मरा हुआ है, निर्जीव है। अगर बच्चे खिलौना आप छीन लेंगे या छुपा देंगे तो बच्चा क्या करेगा, रोने लगते हैं ये। मम्मी पापा बाहर जाते हैं तो रोने लगते हैं ये। वस्तु अस्थायित्व, यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, पहला था जीवत्तारोपण यानी निर्जीव को भी सजीव समझना, और दूसरा है वस्तु अस्थायित्व यानी संसार की सारी वस्तुएं अस्थायी हैं। आप खिलौना छुपा दीजिएगा, देखिएगा बच्चा ढूंढ लेगा, ठीक है। उनको लगता है ये सब चीज अस्थाई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। पांचवा, निर्देशित व्यवहार करते हैं, नकलची होते हैं, बहुत तगड़े वाले ये। अनुकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इमिटेशन, क्या बोलते हैं, इमिटेशन, इमिटेशन, नकल। आप लोग देखे होंगे ब्रांड में नकल होती है ये जो ब्रांड वाले होते हैं, बोरोलिन की जगह बोलोरिन लिख देंगे, बोरोलिन की जगह बोलोरिन लिख देते हैं नकलची लोग, ठीक है। लोकल ब्रांड चलाते हैं? बढ़िया बढ़िया जो, ठीक है, ब्रांड होती है उसका मिलता जुलता नाम रख देते हैं, ये इमिटेशन कहलाता है। निर्देशित व्यवहार करते हैं, अनुकरण करते हैं, यानी जितना व्यवहार, निर्देशित मतलब, ठीक है, एक किस्म से नकल, देखी देखा करते हैं। मम्मी अगर सब्जी काट कर चाकू छोड़ देंगी तो क्या करेंगे, मम्मी जाने के बाद सब्जी काटने लगेंगे, उनको नहीं मतलब, ठीक है, चाकू से उंगली भी कर सकती है, काट भी लेते हैं कभी कभी गलती से, है ना। दूसरा अवस्था आते हैं हम लोग, पहला समझ में आ गया, ये बच्चा घर पे है, 2 साल तक का बच्चा है, दुनियादारी से मतलब नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा भैया उसका, सारा कुछ जो है आंख कान नाक मुंह से, हाथ पैर से सोचने की अवस्था है, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। दूसरा है पूर्व या प्रास क्रिया अवस्था, यहां देखो नाम से स्पष्ट है, क्रिया के पहले की अवस्था, ठीक है। ये मस्तिष्क का प्रिपरेशन का काल होता है, मस्तिष्क यहाँ पर अभी, ठीक है, प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। यहां भी मस्तिष्क सक्रिय नहीं है, ये 2 से 7 साल की अवस्था है। आपको दिमाग में कैसे बैठाना है 2 से 7 साल की अवस्था। 2 साल का बच्चा घर पे रहता है, 3 साल में क्या है, आंगनबाड़ी या नर्सरी में जाता है, प्ले ग्रुप, एलकेजी, यूकेजी, 3 साल में प्ले ग्रुप, 4 साल में एलकेजी, 5 साल में यूकेजी, ये प्राइवेट स्कूल में है, और आंगनबाड़ी में है। 5.5-6 साल का जब बच्चा होता है तो कक्षा 1 में जाता है, और 7 में कक्षा 2 में जाता है। यानी आप समझ लो कि ये नर्सरी या कक्षा 2 तक का बच्चा है, मोटा मोटा आपके दिमाग में नर्सरी के बच्चा दिमाग बैठा लो, ठीक है, आंगनबाड़ी का बच्चा बैठा दिमाग में। अब उसको कल्पना करो कि क्या क्या वो करता है। ये क्या है, पूर्व संक्रियावस्था या प्रासक्रियावस्था भी बोलते हैं इसको। यहां पर तार्किक चिंतन का भाव है, तार्किक चिंतन नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, केंद्रण है, सेंटरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, एक एक लाइन पे क्वेश्चन आया है। ये किसी भी वस्तु या विचार का केवल एक पक्ष देख पाते हैं, दूसरा पक्ष नहीं देख पाते हैं ये, ठीक है। इनको अपने से मतलब है, दुनियादारी से मतलब नहीं है, इनको फला चीज चाहिए तो चाहिए, इसीलिए जिद करते हैं, ये नहीं मिलता तो रोने लगते हैं ये किसी भी चीज का एक पहलू देखते हैं, ठीक है, यानी एक पक्ष देख पाते हैं। दूसरा है चिंतन कर लेते हैं किंतु अंतः प्रज्ञा चिंतन करते हैं। अब अंतः प्रज्ञा चिंतन क्या होता है, ऐसा चिंतन जो केवल बुद्धि तक सीमित हो, दिमाग, ठीक है, तक सीमित है, दिल का प्रयोग नहीं है, दूसरा पक्ष नहीं देख रहे हैं, ये एक पक्ष ही देख रहे हैं, इसको अंतः प्रज्ञा चिंतन कहते हैं। यहां पर शब्दों को दिमाग बैठाइए, अंतः प्रज्ञा चिंतन, ठीक है, किस अवस्था में कर लेते हैं, पूर्व या प्रासक्रिया अवस्था में। केंद्रीय करण या केंद्रण, केंद्रण सेंटरिंग, ठीक है, यानी किसी भी चीज का एक पक्ष देख पाना, किस अवस्था की, ठीक है, विशेषता है पूर्व या प्रासक्रिया की अवस्था। आगे बढ़ते हम लोग,
तर्कणा का दिवा स्वप्न। तर्कणा मतलब तर्क का, तर्क करते हैं पर सही से नहीं कर पाते हैं, तर्क करते हैं पर सही से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आप कहेंगे तो अपने तर्क से उसको कहेंगे हाँ सही है, बट उसको सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उसके सारे पहलुओं पर वो दिमाग में नहीं जाता उनके। क्यों? क्योंकि सेंटरिंग है, एक ही पक्ष देख पाते हैं वो। तो क्या है, तर्क करते हैं पर सही से नहीं कर पाते, इसीलिए इसको बोलते हैं तर्कणा का दीवा स्वप्न। अगला है सकर्मक विचार का अभाव। इस सकारात्मक विचार का अभाव क्या कहलाता है? जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन सी, बी सी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है। तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, इसका मतलब ए सी से बड़ा है। लेकिन ये काम ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सकारात्मक विचार का अभाव होता है। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, लेकिन ये इससे ए सी से बड़ा है नहीं कर पाते हैं, तो इनके अंदर सकारात्मक विचार का अभाव होता है। अगला क्या है? अनुत्क्रमणीयता और व्युत्क्रमणीयता। ये आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे। ठीक है, अनुत्क्रमणीयता मतलब सीधे चलना, पलटा नहीं खाएंगे। अनुत्क्रमणीयता क्या है? 42 और 12 जोड़ा 54 तो हो जाएगा ये, या हम कहें 2 और 3 जो है 5 तो हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें 5 में से 3 घटा दो तो क्या होगा? 2। ये नहीं कर पाएंगे। या ऐसे समझ लो 42 12 54 होता है, लेकिन 54 में से 12 घटाएंगे तो क्या 42 हो जाएगा? तो ये अनुत्क्रमणीयता तो कर लेंगे, सीधे जाएंगे, लेकिन ठीक है व्युत्क्रमणीयता नहीं कर पाते हैं। अगला क्या है? जीववादी चिंतन। इसके पहले क्या पढ़ा था आपने? अभी इंद्रियगामक अवस्था में क्या पढ़ा था आपने? जीवत्वारोपण। क्या पढ़ा था? जीवत्वारोपण, यानी निर्जीव को सजीव समझ रहे थे। इंद्रियगामक अवस्था में 0 से 2 साल में क्या पढ़ा था आपने? निर्जीव को सजीव समझ रहे थे, लेकिन यहां निर्जीव को सजीव नहीं समझ रहे हैं। जीववादी अलग है और जीवत्वारोपण अलग है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे आप लोग। जीववादी क्या? क्रिया के आधार पर जीवित समझना। जैसे गेंद है, लुढ़क रही है, बादल चल रहे हैं, तो उसको जीवित समझेंगे ये। और जीवत्वारोपण में क्या था? गेंद लुढ़क नहीं रही थी, गेंद ठीक है रखी है, तब भी उसको क्या समझ रहे थे? ये जीवित है। गुड़िया को समझ रहे थे जीवित है, इसीलिए उसको छुपाने पर रोने लगते हैं। तो जीवत्वारोपण क्या था? निर्जीव को सजीव समझना। लेकिन यहां जीववादी चिंतन क्या है? क्रिया के आधार पर जीवित समझना। जैसे कि लुढ़कती गेंद को, वहां क्या था? गेंद लुढ़क नहीं रही है, यहां लुढ़क रही है, बादल चल रहे हैं, तब वो समझ रहे हैं इसका मतलब बादल चल रहे हैं तो जीवित है ये। तो ये जीववादी है। और वो क्या था? जीवत्वारोपण था। नेक्स्ट क्या है? 9th प्रतीकात्मक विचार। किसी भी चीज को जब आप कहते हैं, मेज कहते हैं, तो उनके दिमाग में मेज का चित्र बन जाता है। जो भी आप कहेंगे उसका चित्र उनके दिमाग में बैठ जाता है, इसको कहते हैं प्रतीकात्मक विचार। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां पर हमने दिया मस्तिष्क की तैयारी का काल, इसको कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है मस्तिष्क की तैयारी का काल, पूर्व क्रियावस्था या प्राक् क्रियावस्था क्या है? क्रिया नहीं हो पा रही है, दिमाग यहां पर क्या है? तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है, मस्तिष्क धीरे धीरे तैयार हो रहा है। तो आपने 2 पढ़ा अभी, इसके पहले क्या पढ़ा आपने? इंद्रियगामक अवस्था, और इसके बाद पढ़ा आपने दूसरे नंबर पे, ठीक है, पूर्व या प्राक् क्रियावस्था। तीसरे पे आते हैं हम लोग। अभी इसके बाद समीक्षा देंगे, दिमाग में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, एक साथ में समझाऊंगा। ठीक है, सारा का सारा दिमाग बैठने वाला है आज आपके। मूर्त, ठोस या स्थूल संक्रिय अवस्था, ये 7 से 11 साल, यानी कक्षा 2 या 3 से लेकर के 4 5 6 7 तक का बच्चा। ठीक है, कक्षा 5.5 से 6 साल में क्या होता है? 5.5 से 6 साल में बच्चा कक्षा 1 में जाता है। 6 साल में सॉरी कक्षा 1 अपने यहाँ, ठीक है, 6 साल में भी होता है, 7 या 5.5 में भी होने लगा है अभी प्राइमरी में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? 7 साल, यहाँ पर क्या है? 7 साल, मोटा मोटा समझ लीजिए, 6.5 7 साल। 7 साल में कक्षा 2,
8 साल में कक्षा 3, 9 साल में कक्षा 4, 10 साल में कक्षा 5, ठीक है, 11 साल में कक्षा 6, 12 साल में कक्षा 7 पहुंच जाएगा, लेकिन इससे मतलब आपको नहीं है, कक्षा 6 तक समझ लो आप, ठीक है। यानी 11 साल, यानी ये आपका जो अवस्था है वो कक्षा, ठीक है, 2 से स्टार्ट करिए, ठीक है, 7 साल है, 7 साल मतलब कक्षा 2, ठीक है। यानी अब आपका बच्चा ये जो है कक्षा 2, एक मिनट भाई हट, हाँ ये गया, ठीक है, कक्षा 2 से कक्षा 6 की अवस्था है, कुछ समझदारी आ गई है। मूर्त क्या समझते हैं आप? मूर्त मतलब जो दिखता है, मूर्त मतलब क्या होता है? जो दिखता है वो होता है मूर्त, ठीक है। मूर्त मतलब जो दिखता है, अमूर्त मतलब जो नहीं दिखता है। प्राइमरी स्कूल की जो सारी फिलॉसफी है यहां पर लागू होती है। मूर्त से अमूर्त की ओर हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, पहले चित्र दिखाते हैं, ठीक है। पहले हमको पढ़ाना होता है कोई चीज, मान लीजिए गिनती पढ़ानी है, तो हम क्या है, कंकड़ या बॉल इकट्ठा कर लेंगे, देखो एक बॉल, ये 2 बॉल, कुछ भी हमने इकट्ठा कर लिया, 2 सामान इकट्ठा कर लिया, ठीक है, एक हो गया ये, 2 ये हो गया। अब ये मूर्त है, दिख रहा है, सेब है तो मान लो 1 सेब हो गया, 2 सेब हो गया। तब हम उसको अमूर्त की बात करते हैं कि ये 2 है, इसको हम गिनती में 2 लिखते हैं, ये 1 है, 1 है, इसको 1 लिखते हैं, ठीक है। तो मूर्त मतलब जो दिखता हो। तो ये अवस्था जो है इसको समझ लो प्राइमरी का आपका बच्चा है, कक्षा 1 के ऊपर कक्षा 2 से स्टार्ट हो रहा है, समझदारी आ गई है कुछ, ठीक है। मूर्त मतलब ठोस। अब देखो ये क्या है, ठोस था, अभी ये क्या है, ठोस है, मूर्त है जो दिखता है, स्थूल है, स्थूल भी जान लीजिए, ठीक है, इसी को कहते हैं ना। तो ये संक्रिय अवस्था 7 से 11 साल की है। इसके विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब पहला क्या है, तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो गया, ठीक है, यहां पर तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो गया। इसके पहले तर्क तो करते थे, कैसा करते थे तर्क, एक तरफा तर्क जिसमें एक ही पक्ष देख पाते थे। यहां से तार्किक चिंतन का प्रारंभ होता है, मूर्त तार्किक चिंतन लेकिन है, अमूर्त नहीं। जो दिख रहा है उसी का, जो नहीं दिख रहा है उसका चिंतन नहीं है। अमूर्त तार्किक चिंतन का अभाव है, ठीक है। मूर्त तार्किक चिंतन है, लेकिन अमूर्त मतलब जो नहीं दिख रहा है उसका चिंतन नहीं, कल्पनावादी नहीं, ठीक है। तर्क कैसा करें, आगमनात्मक तर्क पाया जाता है। अब आप लोग देखिए प्राइमरी में क्या पढ़ा जाता है, आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि क्या होती है, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। हम कोई भी चीज सिखाते हैं, जैसे अंग्रेजी सिखा रहे हैं, तो हमने पढ़ाया ही गोज, सी गोज, इट गोज, राम गोज, सीता गोज, फिर लास्ट में क्या है, देखो यहां पर एक वचन करता, ही सीट एक वचन करता है, तो यहां वर्ब की एसईएस फॉर्म आ रही, नियम बता दिया। तो पहले क्या पढ़ते हैं, उदाहरण बताते हैं, उदाहरण के बाद हम नियम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आगमनात्मक पद्धति होती है। तो बच्चों में आगमनात्मक तर्क पाया जाता है, यहां पर निगमनात्मक तर्क नहीं कर पाते हैं, या नियम का तर्क भी इसे कहते हैं, या प्रमाण का तर्क भी कहते हैं, ये नहीं कर पाते हैं। दूसरा है, इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, केंद्रण। केंद्रण पढ़ा था इसके पहले पूर्व या प्राक्ष में, जिसमें एक पक्ष को देख पाते हैं वो, इसीलिए जिद्द करते हैं। लेकिन यहां पर विकेंद्रण हो गया, केंद्रण का विलोम शब्द क्या हो गया, विकेंद्रण। ये सभी पक्षों को देख पाते हैं, इसको कहते हैं तार्किकता। तार्किकता लेकिन कैसी है, मूर्त, अमूर्त नहीं है, इसमें भी अभी समझिए इसको। फिर व्युत्क्रमणिता, पहले भी पता है, अनुक्रमणिता आता था, व्युत्क्रमणिता नहीं आता था, यानी 2 धन 3 बराबर 5 है, तो 5 में से 3 गए 2 हो जाएगा, ये बात इसके पहले नहीं आ रही थी, अब इसमें आने लगी, व्युत्क्रमणिता आने लगी। और क्या कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं ये, ठीक है, एक तरह की चीजों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, एक तरह की चीजों को, ठीक है, एक साथ कर लेते हैं। अगर आपने 3-4 आइटम इन्होंने रख दिया, 3-4 आइटम में जो एक तरह की चीजें होंगे उसको छांट छांट के एक तरफ रख देंगे, ठीक है। अगला क्या है, सकर्मक विचार प्राप्त होता है। अभी इसके पहले क्या बताया गया था, यही, अगर ए बी से बड़ा है
बी सी से बड़ा है तो ए इसका मतलब सी से बड़ा है। फिर समझिए, ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा, तो इसका मतलब ए सी से बड़ा। पूर्व प्रास क्रिया में नहीं था और अब यहां पर यह सकर्मक विचार हो गया 8वां नंबर आपका, यानी सकर्मक विचार अब प्राप्त होता है। फिर क्या है? संरक्षण। अब संरक्षण कौन सी वाला है भैया? ये तर्क से अपनी बात सिद्ध कर लेते हैं अब, ठीक है, इसके पहले नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, एक पक्ष की सिर्फ बात करते थे, ठीक है, सिद्ध नहीं कर पाते थे, ये जिद करते थे बस। लेकिन अब ये तर्क से अपनी बात को सिद्ध कर लेते हैं, यानी संरक्षण दे लेते हैं अपनी बात को, अपने तर्क को ये संरक्षण दे लेते हैं। संरक्षक कौन होता है? जैसे मैं फला विद्यालय का संरक्षक हूं तो इसका मतलब सारी देखरेख कर लूंगा। तो अब ये संरक्षण कर लेते हैं, अपने तर्क को संरक्षित कर लेते हैं, ठीक है, उसको सिद्ध कर डालते हैं। फिर संगठन है। संगठन, आपने ब्लॉक्स देखा होगा, बच्चे जो है उसमें अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है, एक साइड में ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, अलग अलग कलर दिए रहते हैं, ठीक है, और 4 साइड होते हैं उसके, ठीक है, और उसमें क्या है, ठीक है, सबको शेड करना होता है। एक मान लो एक तरफ व्हाइट व्हाइट करना है, एक तरफ ग्रीन ग्रीन करना है, एक तरफ रेड रेड करना है, एक तरफ येलो येलो करना है, ठीक है। तो यहां पर अब ये संगठन कर लेते हैं, ब्लॉक्स वाले खिलौने खेल लेते हैं, यानी तर्क कर लेते हैं, जो कि बिना तर्क के ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब तर्क का दोनों पक्ष है, एक पक्ष ही नहीं रह गया, ठीक है, इसलिए। लेकिन मूर्त तार्किक चिंतन है, कैसा? मूर्त तार्किक चिंतन है, इसलिए ब्लॉक्स वाले खिलौने खेल लेते हैं, तर्क कर लेते हैं। अगला अयथार्थ या अवास्तविक कल्पना कर लेते हैं। कल्पना अभी नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, कैसी? झूठ मूठ वाली कल्पना, अयथार्थ, ऐसी कल्पना जो अयथार्थ हो। कार्टून वीडियो देखते हैं बच्चे इस उम्र में, प्राइमरी के बच्चे, 2 साल, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, दिमाग बैठाइए, ये कार्टून वीडियो पसंद करते हैं। वहां पर क्या है? कल्पना है, अयथार्थ कल्पना है, लेकिन वास्तविक नहीं है। वो अपने आप को शक्तिमान मानने लगते हैं, सर्वशक्तिमान, ठीक है, ऐसे ढेर सारे होते हैं है ना। अब आइए भाई चौथी अवस्था पाते हैं, अभी इसके बारे में समीक्षा हम कर देंगे। चौथी क्या है? अमूर्त। अमूर्त मतलब क्या होता है? जो न दिखे, ऐसी संक्रिय अवस्था है। तात्विक संक्रिय अवस्था भी इसको कहते हैं, या औपचारिक फॉर्मल, और या रूपात्मक, या आकारिक। भैया नाम बड़े खतरनाक हैं, यहां पर सबसे बड़ी सीढ़ी समस्या यही है, ठीक है, एक नाम के कई नाम दे रखे हैं भाई लोगों ने, ठीक है, इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा आपको। औपचारिक फॉर्मल, फॉर्मेलिटी, औपचारिकता ना, एक इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक, एक होता है फॉर्मल। औपचारिक, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले दूसरे वीडियो में। शिक्षा के प्रकार में, शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ठीक है। तो जहां पर समय, स्थान और मुद्दा यानी सिलेबस निश्चित हो, औपचारिक होता है वो। यहाँ रूपात्मक यानी रूप, यानी क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट एकदम, ये मेच्योर अवस्था है, पूरी मेच्योरिटी आ गई है, ठीक है। यहाँ पर अमूर्त जो नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसकी भी हम कल्पना करेंगे। इसके पहले मूर्त की बात हो रही थी, यहाँ तात्विक इसी को बोलते हैं, संक्रिय अवस्था, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। ये 11 साल से ज्यादा जो बच्चा होगा, यानी कक्षा 6 के ऊपर, कक्षा 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12 इसके ऊपर, या इसको कुछ मनोवैज्ञानिक 11 से 15 साल मानते हैं, 11 से 15 साल। यहां पर क्या शुरुआत होती? अमूर्त चिंतन। अभी तक मूर्त चिंतन होता था, जो दिखता है उसी की चिंतन। अब क्या है? अमूर्त चिंतन, जो नहीं दिखता है उसका भी चिंतन। दूसरा, योजना निर्माण की क्षमता आ जाती है। अभी समझ लो मेच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक है, योजना निर्माण कर लेते हैं। निगमनात्मक तक भी कर लेते हैं। आगमनात्मक समझाया था मैंने अभी, ठीक है। अब निगमनाते, नियम से उदाहरण की ओर, किसी चीज के पहले थॉट, उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो निगमनात्मक तक भी कर लेते हैं। अब यथार्थ कल्पना, ठीक है, इसके पहले क्या था? हवाई जहाज वाली अयथार्थ कल्पना, कार्टून वाली करते थे, अब यथार्थ कल्पना भी करते हैं, ठीक है। हम ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। जो एक्चुअल है, यथार्थवादी, व्यवहारिक है, जो प्रैक्टिकल है,
उसकी कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। और संज्ञानात्मक परिपक्वता यानी समझ का विकास यहाँ पर मेच्योरिटी लेवल पे आ गया है, परिपक्व हो गए हैं। अमूर्त संकल्पना की समझ हो जाती है, अमूर्त मतलब जो नहीं दिखता है उसकी कल्पना कर लेना, ये अवस्था हो जाती है, ठीक है। अगला है परिकल्पनात्मक चिंतन, किसी समस्या के संभावित समाधान इसको बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बिजनेस डालना है, स्कूल डालना है, तो स्कूल में क्या क्या होगा भैया, स्कूल के लिए हमें जमीन चाहिए, ठीक है। इसको कैसे कैसे मैनेज की, जमीन के लिए पैसा चाहिए, पैसा बैंक से कैसे मैनेज होगा, इतना पैसा हमारे पास है। फिर टीचर चाहिए, फिर संसाधन सीट बेल्ट चाहिए, इसकी कैसे मैनेज करेंगे, तरह तरह की फिर मान्यता कैसे लेंगे, ये सारी कल्पनाएं अब यहाँ पर मेच्योरिटी लेवल पे आ चुकी है, करते हैं, ठीक है। संभावित समाधान कितने हो सकते हैं, और एक किस्म से आप कर सकते हैं फाइनली आदर्श मूलक, ठीक है। अब आइडियल हो गए, मेच्योर हो गए हैं, आदर्श मूलक चिंतन कर लेते हैं। अब आइए हम लोग एक बार समीक्षा करते हैं इसकी, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर सब जो है आपका कंफ्यूज हो जाएंगे, हलवा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुलनात्मक विवरण आप लोग देखिए तो आपके दिमाग में सारी बात अच्छे से बैठ जाएगी, ठीक है। फटाफट चलते हैं हम लोग। संवेदी प्रेरक या इंद्रियगामक अवस्था 0 से 2 साल, यहाँ पर इंद्रियगामक यानी इंद्रियों पर, ठीक है, 0 से 2 साल का बच्चा फोकस होता है। दूसरा क्या है, पूर्व या प्रास क्रिया अवस्था 2 से 7 साल, नर्सरी का बच्चा दिमाग में बैठा लीजिए या कक्षा 1 तक का बच्चा, ठीक है। यहाँ पर माइंड प्रिपरेशन का काल है, ये क्या कौन सा काल है, दिमाग तैयारी चल रही है, ठीक है। माइंड प्रिपरेशन का टाइम है, ये माइंड प्रिपरेशन टाइम है, ठीक है। यहाँ पर सिंबल प्रतीक, ठीक है, यहाँ पर यह अवस्था है। अगला क्या है, मूर्त या ठोस या स्थूल जो दिखता है, ठीक है, ये 7 से 11 साल की अवस्था है। यहाँ पर माइंड आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर माइंड हो चुका है लेकिन परिपक्व नहीं हुआ है, मेच्योर नहीं हुआ अभी 100%, ठीक है। और यहां लास्ट में अमूर्त या औपचारिक सक्रिय अवस्था 12 साल से 15 साल या 12 से आगे, ये माइंड मेच्योर हो चुका है। फिर समझिए यहाँ पर इंद्रियों पर निर्भर है, यहाँ पर माइंड प्रिपरेशन हो रहा है, तैयार हो रहा है, यहाँ पर माइंड हो गया है बट मेच्योर नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुआ है, और यहाँ पर दिमाग आपका मेच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, पहली बात, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट तो एज हो गई 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 से 15 या ठीक है सॉरी 12 से आगे, 7 से 11 के बाद 12 आएगा, ठीक है, 12 से आगे या 12 से 15। यहां पर क्या है, संवेदी अंग यानी हाथ पैर से सोचने की अवस्था है, इंद्रियों पर निर्भर होता है, आंख कान नाक मुंह त्वचा जीभ, ठीक है। यहां पर मस्तिष्क सक्रिय नहीं है, दिमाग सक्रिय नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, दिमाग अब प्रिपरेशन अवस्था में है, तो तार्किक चिंतन का अभाव है अभी, ठीक है। दिमाग काम तो कर रहा है लेकिन अभी तार्किक चिंतन हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और 7 से 11 साल प्राइमरी बच्चा तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो गया, लेकिन मूर्त तार्किक चिंतन है, अमूर्त वाला नहीं है। फिर समझिए यहां पर क्या है, इंद्रियों से सोचते हैं, हाथ पैर से, यहां पर तार्किक चिंतन अभी नहीं हो रहा है, दिमाग तैयार हो रहा है, ठीक है, काम भर का है, प्रिपरेशन हो रहा है, लेकिन तार्किक चिंतन अभी नहीं है। यहां पर तार्किक चिंतन का प्रारंभ मूर्त अवस्था में हो गया है, लेकिन मूर्त तार्किक चिंतन है जो दिखता है उसी पे, और यहां पर अमूर्त तार्किक चिंतन हो रहा है, ठीक है। अमूर्त तार्किक चिंतन और संकल्पना यहां पर हो रही है। आगे बढ़ेंगे, मस्तिष्क सक्रिय नहीं है तीसरे नंबर पे, ठीक, इसमें संवेदी प्रेरक अवस्था में, और पूर्व प्राक में मस्तिष्क सक्रिय है किंतु क्रिया के पूर्व की अवस्था, पूर्व या प्राक से लिखा है, क्रिया के पूर्व की अवस्था है, अभी सक्रिय तो हुआ है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो क्रिया में तब्दील हो पाए अच्छे से, क्योंकि यहां पर माइंड प्रिपरेशन टाइम है, ये मस्तिष्क सक्रिय है लेकिन क्रिया के पूर्व की अवस्था है। और यहां पर क्या है, अब यहां पर दिमाग ठीक है हो गया है, दिमाग काम कर रहा है, लेकिन कैसा, आगमनात्मक तर्क सिर्फ होगा, निगमनात्मक तर्क नहीं होगा। और यहां पर मेच्योर जब हो जाएंगे अमूर्त वाले में, तो निगमनात्मक तर्क भी होना शुरू हो जाता है।
चौथा पॉइंट, जीवत्वारोपण, यानी निर्जीव को सजीव समझना, खिलौने से बात करना, जीवत्वारोपण कहलाता है। ये आपका 0 से 2 साल का बच्चा यानी इंद्रियगामक अवस्था में है। यहां पर क्या हुआ, जीववादी चिंतन, ये दोनों बातों में अंतर समझाया था मैंने। लुढ़कती गेंद, गेंद लुढ़क रही है तब समझेगा, या बादल चल रहे हैं तो समझेगा कि ठीक है ये जीववादी चिंतन कहलाता है। और यहां पर क्या है, निर्जीव को ही वो सजीव समझ रहा था। तो 0 से 2 साल का बच्चा जीवत्वारोपण करता है, और ये पूर्व प्रास क्रिया का अवस्था 2 से 7 साल का बच्चा जीववादी चिंतन हो जाता है। क्रिया के आधार पर, ठीक है, निर्जीव चीज को सजीव समझता है। यहां पर क्या होता है, अभी बताया गया था, मूर्त या ठोस स्थूल अवस्था में दिमाग आ गया है, आगमनात्मक तर्क हो गया, वर्गीकरण कर लेता है बच्चा, एक तरह चीजों को एक तरफ कर लेगा, अलग अलग कर देगा, संगठन कर लेता है, दिमाग की सारी बातें, ब्लॉक्स वाले खिलौने खेल लेता है, ठीक है। और यहां पर अयथार्थ या अवास्तविक कल्पना कर लेता है, कार्टून दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, कार्टून वीडियो, मूर्त अवस्था प्राइमरी का बच्चा। और यहां पर क्या है, यथार्थ कल्पना, यहां पर अयथार्थ कल्पना है मूर्त वाले में, और अमूर्त वाले में, ठीक है, यथार्थ कल्पना, ठीक है, एक्चुअल वास्तविक कल्पना भी कर लेगा कि आगे क्या है, कैसे करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है, यानी परिकल्पनात्मक जिसको बोलते हैं, इमेजिनरी, यथार्थ में, एक्चुअल में क्या क्या होगा, ठीक है। यहां पर क्या बताया गया, वस्तु अस्थायित्व, यानी दुनिया की हर चीज अस्थाई है मानता है। खिलौना छुपा देंगे तो रोने लगता है, मम्मी पापा बाहर जाते हैं तो रोने लगता है, वो समझता है हर चीज अस्थाई है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, तर्कना का दिवा स्वप्न, अर्थात तर्क करते हैं किंतु सही नहीं करते हैं, तर्क करेंगे किंतु सही नहीं, एक तरफा करते हैं, ठीक है, सारे पक्ष नहीं देख पाते हैं, इसीलिए जिद करते हैं। यहां क्या है, मूर्त अवस्था में तर्क से अपनी बात अब सिद्ध कर लेते हैं। और यहां पर क्या हो रहा है, अब इमेजिनरी चिंतन, किसी समस्या के संभावित समाधान खोज लेते हैं, ये अवस्था मैच्योरिटी की है, ठीक है। कोई व्यवसाय करना है, एक्चुअल यथार्थ में क्या क्या हम करना है उसके बारे में भी कल्पना करते हैं, ठीक है। और यहां क्या है, ये कार्टून वाले हैं, अयथार्थ वाले हैं। यहां पर तर्क से अपनी बात सिद्ध कर ले रहे हैं, यहां पर क्या है, एक तरफा तर्क है पूर्व प्राश्न में, यहां पर पूरा तर्क कर ले रहे हैं, लेकिन कैसा, मूर्त तर्क, ठीक है। अगला यहां पर क्या है, चिंतन, यथार्थ चिंतन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निर्देशित व्यवहार, यानी अनुकरण। 0 से 2 साल का बच्चा नकलची होता है, ठीक है, मम्मी चाकू छोड़ के चली गई तो वो भी चाकू से सब्जी काटने लगता है, चाकू सब्जी काट रही थी, जो ऐसे करेंगे वैसे देख के करता है वो, तो निर्देशित व्यवहार या अनुकरण या इमिटेशन करता है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, अब सकर्मक विचार का अभाव है, ठीक है। सकर्मक विचार क्या समझाया था, ए बी से बड़ा है, बी से सी बड़ा है, ए सी से बड़ा है, ये बच्चा नहीं कर पाता, कौन सा, नर्सरी का बच्चा। लेकिन मूर्त अवस्था का बच्चा जो है ये कर लेता है, सकर्मक विचार कर लेता है, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा, बी से सी से बड़ा, तो ए सी से बड़ा होगा, सकर्मक विचार कर लेता है। और यहां पर मैच्योर हो चुके हैं, आदर्श मूलक चिंतन कर लेते हैं, एकदम पक्का, ठीक है। यहां पर क्या बताया गया था, पूर्व प्राश्क्रिय अवस्था में, ठीक है, अनुत्क्रमणिता, ठीक है, होती है, व्युत्क्रमणिता नहीं होती है, जबकि मूर्त अवस्था में, ठीक है, व्युत्क्रमणिता आ जाती है, यानी 2 धन 5 बराबर 7 था, तो नर्सरी के बच्चा जो है 2 धन 5 बराबर 7 हो जाएगा। तो अगर पूछे 2 और 5 7 होता, अच्छा 7 में से 5 गए, कंफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। अनुत्क्रमणिता क्या होती है, इसको थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा मैं। मेरी बिटिया तो बहुत छोटी थी, यानी इस अवस्था में थी, ठीक है, नर्सरी अवस्था में थी। तो हमने एक बार उससे पूछा, अच्छा बेटा ये बताओ, मम्मी अच्छी कि पापा, तो कही पापा। ध्यान दीजिए, हम बहुत खुश हुए। फिर इनकी जब मम्मी, मेरी पत्नी जब आई, तो उनसे मैंने उसके फिर से पूछा, हम बड़े खुश थे कि हमने अभी पूछेंगे तो बताएगी मम्मी अच्छे पापा, तो बताई पापा, हम बड़े खुश थे। लेकिन हमने
क्वेश्चन उससे जो कर लिया, अच्छा बताओ बेटा, मम्मी जब आई तो हम सोचे दिखाते हैं, अभी देखो माँ बिटिया जो है कितना प्यार करती है हमसे। जब मम्मी आई तो उससे पूछे, अच्छा बेटा ये बताओ पापा अच्छे कि मम्मी? कह रही मम्मी। अब लो भैया, हमारा तो मूड ऑफ हो गया। समझिए मेरी बात को। मैंने उससे पूछा पहले अकेले में, मम्मी अच्छे कि पापा? तो कही पापा। ठीक है। और जब पूछे दोबारा, मम्मी जब आ गई, पूछे पापा अच्छे कि मम्मी? तो बोली मम्मी। तब मेरे दिमाग में समझ में आया, अरे बाप रे, ये तो यहाँ पर क्या गड़बड़ चल रही है। तो फिर उससे पूछे, अच्छा बताओ मम्मी अच्छे कि पापा? तो कही पापा। यानी मम्मी अच्छे कि पापा तो पापा, और पापा अच्छे कि मम्मी तो मम्मी। यहाँ व्युत्क्रमणिता नहीं कर पा रहे बच्चे। ठीक है, यही है व्युत्क्रमणिता, अनुक्रमणिता, व्युत्क्रमणिता इसी को कहते हैं। ठीक है, ये अवस्था जो नर्सरी का बच्चा होता है वो व्युत्क्रमणिता नहीं कर पाता है। इसके ऊपर प्राइमरी में जाएगा बच्चा, कक्षा 2, 3, 4, 5, 6 में, यहाँ पर व्युत्क्रमणिता भी वो कर लेता है। समझ में आ गई बात? तो आपने मोटा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम देगा। ठीक है, ले लीजिए आराम से। अब इसके बाद जरा सा बचा है 5-7 मिनट का वीडियो भाई, बस। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जीन पियाजे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? अभी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, यानी एज के साथ कैसे कैसे संज्ञानात्मक विकास यानी समझ का विकास बढ़ता है बच्चों में, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास होता क्या है भाई। तो आइए इन्हीं से पूछते हैं भैया, यही है प्रतिपादक, इन्हीं से पूछते हैं ये क्या होता है संज्ञानात्मक विकास, समझ का विकास क्या होता है। हम एक एक चीज बहुत प्यार से आप लोगों को लिख करके समझा रहे हैं भाई। हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि कैसे आयु के साथ मानसिक क्षमता बढ़ती है ना, यही पढ़े। अब हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं, ये संज्ञानात्मक विकास क्या है भैया? जी पियाजे जी बताइए हमको। हमने पूछा भैया जी पियाजे से, बताइए भाई साहब ये संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? कहे सीख कर समझ का विकास। क्या बताए जी पियाजे साहब? हमको बताए, मिले थे उनसे अभी हम। ठीक है, उनसे पूछा हमने कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास। तो बताए हमसे कि ये भैया जो सीख कर समझ का विकास हो वही है। तो हम कहे अच्छा बताओ भैया ये सीख कर समझ का विकास कैसे होता है? तो कहे ऐसा है, संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन से होता है। ये वो अंग्रेजी बोले थे, स्कीमा में परिवर्तन से होता है। ठीक है, चेंज इन स्कीमा। अब स्कीमा वही संज्ञानात्मक संरचना को स्कीमा बोले थे। अब ये सलाह सर दर्द हुआ। पहले तो पूछे हम संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो कहें सीख कर समझ का विकास। हम कहे सीख कर समझ का विकास क्या है, तो कहे संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन है। तो हम भैया कहिए संज्ञानात्मक संरचना कौन सी है और परिवर्तन क्या हो, तो बात की बात है। तो संज्ञानात्मक संरचना वो बताए कि मस्तिष्क में सूचनाओं और अवधारणाओं के प्रखंड को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। ये समझ लिए दिमाग है, दिमाग में खंड बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए खाने 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 बने। यहाँ पर भैया हमको जो है राजधानी सब है, इस वाले खंड में सब्जियों के नाम है, इसमें फलों के नाम है, इसमें नाते रिश्तेदार के नाम है। ये छोटे छोटे हमारे दिमाग में खंड बने होते हैं, इसी को उन्होंने संज्ञानात्मक संरचना कहा या स्कीमा नाम दिया। स्कीमा बहुत क्वेश्चन आता है। स्कीमा किसकी अवधारणा है? जी पियाजे की है। किसकी है? जी पियाजे की है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने और चित्र बना दिया है, यहाँ रिश्तेदार हैं, यहाँ राज्य, उनकी राजधानी, जानवर के नाम। अब संज्ञानात्मक संरचना समझ में आ गई मेरे। संज्ञानात्मक संरचना मतलब सूचनाओं के प्रखंड हो गए, छोटे छोटे हैं भैया, यही है सब संज्ञानात्मक संरचना है। स्कीमा है ये सब, ये स्कीमा 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 सब है, अलग अलग खंड है। ठीक है, अलग अलग सूचनाएं यहाँ पर हम एकत्रित करते हैं ना। लेकिन इससे परिवर्तन का मतलब क्या है? हमने पूछा संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन का मतलब क्या है भाई? तो वो कहे संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन निम्न 4 तरीकों अर्थात 4 प्रक्रियाओं से होता है,
जिन्हें हम अनुकूलन की प्रक्रियाएं नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ चुका है भैया यूपी टेट में। अनुकूलन की प्रक्रियाएं किसने दिया है? किसने दिया है? जी पियाजे ने दिया है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ये सिद्धांत है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मनोविज्ञान के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। पांचवा संप्रदाय पढ़ रहे हैं, संज्ञानवाद, जिसके जनक कौन है? जी पियाजे और जेरेम ब्रूनर। ठीक है, और ये दो प्रकार के अभी आपको बताया गया। इन्होंने दो सिद्धांत दिए थे। पहले संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताया 4 और अब ये बता रहे हैं संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। समझाए आपको संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। ठीक है, समझ के कोई चीज सीख कर, कोई चीज समझ का विकास, सीख कर समझ का विकास बताया गया आपको। ठीक है, सीख कर समझ का विकास कैसे होता है? संज्ञानात्मक संरचना से होती है। संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है? सूचनाओं और अवधारणाओं के प्रखंड होते हैं, छोटे छोटे खाने होते हैं। ठीक है, अब संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है संरचना से? 4 तरीका बताया इन्होंने। पहला बताया इन्होंने समावेशीकरण या आत्मसातकरण, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एसिमिलेशन। दूसरा इन्होंने बताया समंजन या समायोजन, अंग्रेजी में कहते हैं एकोमोडेशन। तीसरा इन्होंने बताया साम्यधारण या संतुलनीकरण, अंग्रेजी में कहते हैं इक्विलिब्रेशन। और लास्ट चौथा बताया इन्होंने अनुकूलन, जिसको कहते हैं एडेप्टेशन। एक मोटा मोटा दिमाग में बैठा लीजिए, अर्थ क्या होता है सिमुलेशन? कोई चीज हम पहली बार अपने अंदर ग्रहण करते, समावेश कर रहे हैं, समावेशीकरण, आत्मसातकरण। समंजन उसको एडजस्ट करना कहते हैं, समायोजन, एक्मोडेशन, एक्मोडेट करते हैं। साम्यधारण या संतुलनीकरण, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और चीजों के साथ उसको, ठीक है, एडजस्ट करना है। और लास्ट में अनुकूलन, एडाप्टेशन। अगर आपने पढ़ा होगा अनुकूलन के बारे में, अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह से व्यक्ति अपने आप को समायोजित करता है। जैसे आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको विदेश भेज दिया जाए जहां हमेशा ठंडी रहती है, तो अपने आप को वहां पर आपको अनुकूलित करना होगा नई परिस्थितियों में। ठीक है, किस तरह से आप अपने आप को, ठीक है, अनुकूलित करते हैं, यानी उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, वो अनुकूलन कहलाता है। नहीं तो आदमी मर जाता है, ठीक है, जीवित नहीं रहता है। तो इसके बारे में, एक एक के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले तो नाम हो गया आपका समावेशीकरण या आत्मसातीकरण हो गया। दूसरा आपका जो है समंजन या समायोजन हो गया। तीसरा आपका जो है साम्यधारण, इक्विलिब्रियम हो गया। और लास्ट में आपको अनुकूलन बताना है। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं हैं। चारों में नाम जरूर याद कर लीजिए। कभी कभी इस पे क्वेश्चन बन जाता है भाई कि ये निम्नलिखित, ये फला फला फला, इनमें से कौन सी अनुकूलन की प्रक्रियाएं नहीं है, या जिन पियाजे के निम्न से कौन सिद्धांत नहीं है, तो वो दे देंगे उठा करके। पहला दे दिया आत्मसातकरण, दूसरा दे दिया साम्यधारण, तीसरा दे दिया अनुकूलन, चौथा कुछ और दे दिया जो कि इसमें है ये नहीं है। तो आपको वहां पर नाम जरूर याद करिएगा इसको। ठीक है, नाम याद कर लीजिए, क्वेश्चन बनता है इस पर। पहला है समावेशीकरण या आत्मसातीकरण। क्या है? नवीन सूचना को पहचानने व उसे स्वीकार करने की प्रक्रिया। सड़क पे हम चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी आवाज आती है, सब पर तो ध्यान नहीं देते ना हम लोग, नहीं ध्यान देते ना, खटर पटर होता रहता है, बहुत लोग बात कर रहे हैं, मतलब नहीं रखते ना। जिसको हम पहचाने, ठीक है, और उसे स्वीकार करें, वो है आपका समावेशन या आत्मसातीकरण। मस्तिष्क में सारी सूचनाएं अंदर नहीं जाती, बल्कि केवल वही सूचनाएं अंदर जाती हैं जिसे हम पहचानते हैं या ध्यान देते हैं। आपने अंग्रेजी का 2 वर्ड सुना होगा, हियर और लिसन। हियर और लिसन, इन दोनों में अंतर क्या है? हियर मतलब सुनना, सड़क पे चले जा रहे हैं, बहुत सारी आवाज आ रही, सुन रहे हैं, लेकिन हमसे मतलब नहीं। लिसन मतलब उसको ध्यान से सुनना। जब कहते हैं लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, ध्यान दो भैया मैं क्या बोल रहा हूं, लिसन टू मी, वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर आई एम टीचिंग, यू हैव टू लिसन, सुनना है, सुनिए मुझे। हियर नहीं, हियर तो बहुत कुछ सुन रहे हैं, इधर बाहर देखिए आज दीपावली है, खटपट की आवाज आ रही है, हम भी सुन रहे हैं, मतलब क्या है हमको? मेरी बात को आप लिसन कर रहे हैं, आवाज, ठीक है, उधर बम फूट रहा है, इससे मतलब आपको नहीं है। तो यहां पर क्या है? मस्तिष्क में सारी सूचनाएं अंदर नहीं जाती, बल्कि केवल वही सूचनाएं अंदर जाती हैं जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं या ध्यान देते हैं। उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि भैया यहाँ कोचिंग आप पढ़ने आए हैं, तो कितनी सीढ़ियां चढ़कर आप आए हैं?
क्या बताएंगे आप भैया, हमें क्या पता कितनी सीढ़ी चढ़ के आए, हम ध्यान ही नहीं दिए है, कितनी सीढ़ी चढ़ के आए नहीं ध्यान दिए ना भाई, तो ये आपका समावेशीकरण नहीं हुआ। बच्चा है, किसी ने डोरबेल बजाई और बच्चे ने उसको नहीं पहचाना, अब नहीं पहचाना तो क्या होगा, वो लौटा देगा उसको, चाहे कोई भी हो है। तीसरा उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि बच्चे को एक जानकारी मिली, ठीक है, जिस पर उसने ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? उसको जानकारी मिली कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अब यहां पर अगर वो ध्यान दे रहा है तो यहां पर आत्मसातीकरण हुआ। आप हम उसको पढ़ा रहे हैं, बेटा सुनो, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है, ये हमने पढ़ाया उसको। तो अगर ध्यान दिया उसने तो क्या हो गया? समावेशन या आत्मसातीकरण हो गया, आत्मसातकरण हो गया। लेकिन ध्यान दें, इसमें संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ। ये हमारी संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। परिवर्तन कैसे होगा? इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए नंबर 2, क्या चाहिए? समंजन या समायोजन चाहिए, एकोमोडेशन। अब ये जो जानकारी मिली कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो भैया क्या है, क्या है? ये दिमाग है, मान लीजिए ये ऐसे करके ऐसे कुछ बना दीजिए, मुंह दाग यहाँ आप बना देते हैं, ये मान लीजिए भैया है, ठीक है। यहां पर हमारा राजधानी वाला कॉलम है, यहाँ सब्जी का नाम है, ठीक है, सब्जी का नाम है, यहाँ हम फलों का नाम रखे हैं, ठीक है। और यहां पर एक जानकारी मान लीजिए हम राजधानी वाला रखे थे। क्या रखे हैं? राजधानी वाला कॉलम था हमारे दिमाग में। इसके पहले जो है हम जानते थे, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम सही से उत्तर प्रदेश में रहते हैं भैया, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। एक जानकारी हमारे दिमाग पहले से, और यहाँ पर एक खाना जो है, संज्ञानात्मक स्कीमा हमारे पास पहले से राजधानी वाला बना हुआ है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब यहां पर संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन कैसे करेंगे? नई जानकारी हमको मिली कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो किस खाने में रखेंगे? सब्जी वाले में रखेंगे, हम फल वाले में रखेंगे, इसको किस खाने में रखेंगे? अरे भैया राजधानी वाले में रखेंगे। किसमें रखेंगे? हमको एक जानकारी मिली, हमारे पास राजधानी का एक पहले से बना हुआ है कॉलम, जिसमें हम जानते थे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब नई जानकारी हमको क्या मिली? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। तो कहां रखेंगे इसको? सब्जी वाले में रखेंगे कि फलों वाले में रखेंगे? बताइए। अरे यही रखेंगे ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी वाले कॉलम में। अब यहां पर क्या है? यहां पर हम परिवर्तन कर दिए, संज्ञानात्मक संरचना में उपयुक्त स्थान दे दिए, इसको राजधानी वाले कॉलम में बैठाए भाई। और इस प्रक्रिया में संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। पुरानी जानकारी थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और यहां पर एक नई जानकारी मिली पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, तो हमने उसको उसी कॉलम में रख दिया, राजधानी वाले में, और यहां संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन हो गया। इसके बाद क्या हुआ? तीसरा लेवल, साम्य धारण या संतुलनीकरण, इक्विलिब्रियम। यहां पर क्या होगा? नवीन सूचना को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। अब मान लीजिए हमको पता चला कि हमारी मौसी जो है कोलकाता में रहती हैं। कहां रहती हैं? कोलकाता में। तो हम कहेंगे ये वही कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी, जहां मेरी मौसी रहती है। ध्यान दीजिए, ये वही कोलकाता है जहां मेरी मौसी रहती हैं। इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? ये जो नवीन सूचना है उसको दृढ़ता मिलती है, मजबूती मिलती है। कौन सी नवीन सूचना? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, तो ये तो जाके संरचना में परिवर्तन कर दी थी, स्कीमा में ना, जो हमको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ याद था, वहां पे क्या आ गया? उस कॉलम में बैठ गया कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है।
लेकिन इसको और मजबूती कब मिली? जब पता चला अरे हाँ हमारी मौसी तो ही रहा थी। वो देखा मौसी हमारा कहाँ रहा थी? कोलकाता में रहा थी। इससे प्रक्रिया से क्या है, नवीन सूचना जो मिली थी उसको दृढ़ता मिल गई, मजबूती मिल गई। अरे हाँ वही हमारी मौसी रहा थी भैया है। अगला देखिए भैया, इसके बाद क्या हुआ? अनुकूलन। चौथा बस है क्या? कुछ नहीं है, खत्म, ऋण प्याजे खत्म। बहुत आसान है, दिमाग बैठाइए। एकोमोडेशन के बाद क्या है आपका? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या? एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन में क्या हो रहा है? नवीन सूचना को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करें। अब मान लीजिए भैया आपको पता चला कि भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। कहां? भारत और पाकिस्तान का एक मैच होने वाला है। कहां होने वाला है? कोलकाता में होने वाला है। कौन सा स्टेडियम है भैया? आप जानिए, उसको पता कर लीजिएगा। हमारे ख्याल से ईडन गार्डन है ना भैया मगर जी? ईडन गार्डन ना? हाँ ईडन गार्डन। अरे जो ने हो से क्या मतलब बा? तो अब आप नवीन सूचना को विभिन्न परिस्थितियों में कैसे करोगे? कोलकाता। अच्छा कोलकाता, ओहो वही जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अच्छा पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है। और जहां मेरी मौसी रहती हैं, जहां मेरी मौसी रहती हैं, ठीक है। ये है अनुकूलन। वही कोलकाता, जब जो नई यहाँ पर मैच होने वाला है, वही पश्चिम बंगाल की राजधानी जहां मेरी मौसी रहती हैं। तो फिर से एक बार समझ लीजिए भाई, ठीक है। आपने क्या सीखा इसमें? चार अवस्थाओं को फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे मैं इसको मिटाना चाहूंगा, ठीक है। फिर समझा दे रहा हूं इसको। दिमाग बैठाइए, एकदम कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। एकदम आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए। यहाँ पर मैंने बताया था पहला क्या हुआ था? पहला आपको बताया गया कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। कोलकाता है, ठीक है। ये एक नवीन जानकारी है जिसपे बच्चे ने ध्यान दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? आत्मसातकरण हो गया, समावेशीकरण हो गया। आत्मसातकरण पहला हुआ या समावेशीकरण हुआ। ये जानकारी हमने चूंकि ध्यान दिया, हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो उसने ध्यान दिया, पहचाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक नई जानकारी है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, समंजन कैसे हुआ? समंजन ये हुआ कि उसको पहले पता था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, ठीक है। ये उसको पता था, तो उसके दिमाग के जो खंड था, ठीक है, उसके दिमाग का जो प्रकोष्ठ था, उसी वाले कॉलम में यहाँ पर उसको राजधानी पता थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। इसको इसने क्या किया? ठीक है, परिवर्तन समा, ठीक है, संज्ञानात्मक संरचना यानी स्कीमा में परिवर्तन यहाँ से शुरू हो गया। कहां से? ठीक है, समंजन से, ठीक है, या समायोजन से। दूसरा स्टेज हो गया, यहाँ संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन हुआ, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। तीसरा क्या पता लगा? मेरी मौसी कोलकाता में रहती। कहाँ रहती मेरी मौसी? कोलकाता में रहती हैं। मेरी मौसी कोलकाता में रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? नवीन सूचना को एक मजबूती मिली, साम्य धारणा मिला। अच्छा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, वहां जहां की मेरी मौसी रहती है। तो ये जो नवीन सूचना थी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, इसको क्या मिला? नवीन सूचना को बल मिला, दृढ़ता मिली, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला? नवीन सूचना को दृढ़ता मिली। यहाँ क्या हुआ था? संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन हुआ था। ये तो क्वेश्चन एक एक लाइन पे बनेंगे भैया, ठीक है।
इस स्टेज पे संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन हुआ था समंजन या समायोजन में, और यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, नवीन सूचना को दृढ़ता मिली। और चौथा क्या था, उसको नवीन परिस्थितियों में, ठीक है, उसका हम प्रयोग कर पा रहे हैं, अनुकूलन जिसको कहते हैं। अब क्या हुआ कि मैच होने वाला है, क्या है, मैच, ठीक है, भारत पाकिस्तान का मैच, ठीक है, जो कि कोलकाता में होने वाला है। यहाँ सारी जानकारी जोड़ गई, अच्छा वही कोलकाता, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है और जहां मेरी मौसी रहती है। समझ में आ गया सबके? तो हमें नहीं लगता अब इसमें कुछ समझ आने वाली बात है भाई, ना समझ गए ना, बस खत्म है। इसके बाद ये किताब है, पढ़ लीजिए आप लोग। किताब है, आता है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड, बालक की भाषा एवं विचार, ठीक है, ये सब किताबें हैं, इन्होंने लिखा है जी पियाजे साहब ने, ठीक है, याद कर लीजिए। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, बालक की भाषा एवं विचार। दूसरा है द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, बच्चों में बुद्धि की उत्पत्ति। और तीसरा है जजमेंट एंड रीजनिंग इन चाइल्ड, यानी बालक में जजमेंट मतलब निर्णय, रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति या तार्किकता या तथ्य, ठीक है, बच्चों में निर्णय और तार्किकता या तथ्य। ये किताब लिखी है। इस किताब में ध्यान दीजिए, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, चाइल्ड, दिमाग बैठा लीजिए, जी पियाजे में किताब आएगी तो ज्यादा चाइल्ड चाइल्ड नाम रहेगा, ठीक है। अगर आप लोगों की आज्ञा हो, इससे वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इसके बाद मुझे थोड़ा सा और पढ़ाना है भाई, लेकिन ये दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं जेरोम ब्रूनर। हाँ तो भैया थोड़ा सा बचा है, संज्ञानवाद के दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं जेरोम ब्रूनर। कौन थे पहले? जी पियाजे, और दूसरे है जेरोम ब्रूनर। थोड़ा सा है, 2 पेज का है, ठीक है, समझ लीजिए, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको। यूपी टेट पास करना है, ध्यान दीजिए, यूपी टेट पास करना है, मनोवैज्ञानिक नहीं बनना है भाई, है ना। तो इन्होंने क्या दिया था? संज्ञानात्मक प्रतिमान का सिद्धांत। क्या दिया है? संज्ञानात्मक प्रतिमान का सिद्धांत। प्रतिमान मतलब पैटर्न, ठीक है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के निम्न 3 प्रतिमान या पैटर्न दिए हैं या बताए हैं। संज्ञानात्मक विकास यानी समझ के विकास के 3 प्रतिमान, 3 पैटर्न्स बताए हैं। पहला है क्रियात्मक यानी करके सीखना, ठीक है, दिस इज अ वेरी relevant term, that is learning by doing, learning by doing, that is nowadays very relevant, बहुत ही प्रासंगिक है। learning by doing यानी करके सीखो। You just see most of the private schools, the nursery schools, बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल जो है नर्सरी स्कूल लॉन्च कर रहे हैं, सब बड़ा बड़ा लिख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। करके सीखो क्या होता है? करके सीखो होता है। कैसे करके सीखो? करके सीखो मतलब होता है बॉल दे दिए, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, ठीक है, ये 3 बॉल हो गई। धन 2 बॉल और दे दिए, 1 बॉल और 1 बॉल और दे दिए, तो 3 बॉल दिए प्लस 2 बॉल दिए। अब बेटा कितनी बॉल हो गई? 5 बॉल हो गई। यही है करके सीखो, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट, भगत जी शांत रहिए प्लीज, मुझे पढ़ाने दीजिए, थोड़ा बचा हुआ है बस भाई, खत्म होने वाला है। तो करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, ये क्रियात्मक सिद्धांत है। दूसरा है चित्रात्मक या प्रतिबिंबात्मक, चित्र द्वारा सीखना। आज की सारी किताबों में क्या है? चित्र द्वारा सीखा जा रहा है भाई। कैसे? ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखिए देखिए देखिए, यहीं पर मेरे पास स्पेस बचा है, थोड़ा समझा दे रहा हूँ। आज की जितनी किताबें वहां पर क्या है? तितली बनी है, तितली उड़ी छत पे चढ़ी, ठीक है, कैसे है? तितली दे दिए, कैसे तितली बनी मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो कुछ भी बना देते हैं। अरे तितली बता चुके हैं भैया, तितली बनी। मान लो तितली, 1 तितली, 2 तितली, 3 तितली, यहाँ 3 दिए, ठीक है। नहीं, तितली तितली चित्र बनाएंगे, यहाँ गोल गोल नहीं करने काम चलेगा भैया। तितली मतलब चित्र बनाए, चित्र बनाए कैसे? मैप 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 बना दें, ठीक है, इस चीज का चित्र दिखा दें। क्या दिखा दें? चित्र दिखा दें। हाथी के चित्र दिखा दें, ये हाथी है। कौवा का चित्र दिखा दें, कौवा है। बिल्ली का चित्र दिखा दें, बिल्ली है।
चित्रात्मक मतलब होता है चित्र द्वारा सिखाना, चित्र द्वारा सिखाना। ठीक है, ये चित्रात्मक या प्रतिबिंबात्मक है, चित्र द्वारा सिखाना। जिस चीज के चित्र को दिखा देंगे, ए फॉर एप्पल है, एप्पल बना दे भैया। ठीक है, ये एप्पल है, क्या है बेटा, ये एप्पल है, एप्पल मीन सेब। तो अगर हमें सेब नहीं बताना है तो ए फॉर एप्पल बता दें हम बस, और ये एप्पल है। ठीक है, सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली बताने जो होते हैं, कैट बना दीजिए, अब हम नहीं बना पा रहे, जान दी छोड़िए। डी फॉर डॉग, कुत्ता। ठीक है, चित्र द्वारा सिखाना, इसमें मैप वगैरह भी आता है आपका। ठीक है, ठीक है, 2D और 3D सब आता है इसमें। ठीक है, मॉडल, ठीक है, पृथ्वी ग्लोब बना दें, ग्लोब दिखा दें, 2D 3D सब चित्रात्मक में आता है। तीसरा आता है प्रतीकात्मक या संकेतात्मक। प्रतीक क्या है, प्रतीक क्या होता है, हमने बताया ये क्या है, एक और एक, ये दो है, ये दो है, लेकिन ये दो क्या है, प्रतीक है। ठीक है, तो प्रतीकात्मक या संकेत, प्रतीकों द्वारा सीखना। व्याख्यान, जिसमें हम ABCD छोटा बड़ा यानी व्याख्या करते हैं, भाषा यहाँ पर सम्मिलित हो जा रही है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली क्या है इसमें, समझ का विकास यानी संज्ञानात्मक विकास में। संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है, प्रभावशाली क्या है, क्रियात्मक, पहला वाला। अगर इसको मैथ्स के टर्म में देना चाहें तो क्रियात्मक इज ग्रेटर देन चित्रात्मक इज ग्रेटर देन प्रतीकात्मक। मतलब सबसे बड़ा क्रियात्मक, क्रियात्मक बड़ा है चित्रात्मक से, और चित्रात्मक बड़ा है प्रतीकात्मक से। ठीक है, चित्रात्मक में 3D आता है, 2D आता है। 3D मतलब मॉडल, जैसे पृथ्वी ग्लोब बना दे रहे हैं 3D। ठीक है, या 3D हम जैसे ऐसे बना दे रहे हैं, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ऐसे बना दिया, ये बनाया। ठीक है, 3D यानी हमको 3 साइड दिख रही हैं। ठीक है, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। ठीक है, 3D फिल्म में आती हैं, तो लखनऊ चले जाइए, 3D फिल्म दिखाई जा रही है आजकल भाई, चश्मा उश्मा लगा देते हैं। 2D में नहीं देते हैं, 2D मतलब मैप हो गया। ठीक है, इस टाइप का जो होता है वो 2D है, 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, और अब लास्ट है, बस खत्म हो गया। अब जैसे क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है भैया, बीजों का अंकुरण पढ़ाते समय कौन सी विधा ज्यादा उपयुक्त है। पहला है क्रियात्मक, दूसरा है चित्रात्मक, तीसरा है प्रतीकात्मक, और चौथा है कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, बीजों का अंकुरण पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर चित्रात्मक विधि काम आएगी। ठीक है, चित्र दिखा करके हम लोग दिखा सकते हैं कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका जो है, ठीक है, ब्रूनर का जो है सिद्धांत था। ठीक है, इसके पहले जो आपने पढ़ा, ठीक है, यानी प्रतिमान का सिद्धांत। और दूसरा है आपका सर्पिलाकार या सर्पिल पाठ्यक्रम। बस इसके बाद ये खत्म है स्पाइरल सिलेबस। 2 सिद्धांत दिया था जेरोम ब्रूनर ने। पहला क्या दिया था आपका, मतलब प्रतीक के ऊपर जो बताया था, प्रतिमान का सिद्धांत बताया था, और दूसरा बताया है सर्पिलाकार या सर्पिल पाठ्यक्रम। यहाँ क्या बताया है, पाठ्यक्रम के टॉपिक या प्रकरण एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, तभी समझ का विकास अच्छे से होता है। यहाँ पर एक देखिए ढांचा बना हुआ है, यानी जो हमने पढ़ाया पाठ्यक्रम, ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, आपस में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी इसके पहले आपको सिखाया है, इसके पहले क्या सिखाया था, अभी आप ध्यान दीजिए। संज्ञानात्मक, ठीक है, हमने सिखाया था, समावेशीकरण सिखाया था। ठीक है, ये सब चीजें हमने क्या है, जोड़ जोड़ के सिखाया था। जैसे हमने संज्ञानात्मक विकास सिखाया था, भी आपको क्या सिखाया था उसमें, संज्ञानात्मक विकास क्या है, आपस में जोड़ा था। एक सॉरी कहाँ गए, अनुकूलन समायोजन, यहाँ पर हमने ध्यान दीजिए कहाँ जोड़ा था, आपको दिखा रहे हैं, जोड़ जोड़ के कैसे सिखाया था। ठीक है, यहाँ पर हमने ये दिखाया था अंतरीकरण संतुलीकरण जो है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ जोड़ा था हमने, क्या समझाया था। ठीक है, क्या है संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो बताए सीख कर समझ का विकास। अब भैया सीख कर समझ का विकास क्या है, संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन, स्कीमा में परिवर्तन। अच्छा भैया स्कीमा में परिवर्तन क्या है या संज्ञानात्मक संरचना क्या है,
तो मस्तिष्क में सूचनाओं और अवधारणाओं के प्रखंड। तो यहाँ क्या है, एक दूसरे से जोड़ा है हमने कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, समझ का विकास है। ठीक है, समझ का विकास कैसे होता है, संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन से। अब संज्ञानात्मक संरचना परिवर्तन कैसे होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर हमने जोड़ जोड़ के आपको सिखाया है, यही क्या है आपस में, ठीक है, मतलब एक दूसरे को जोड़ना, स्पाइरल जिसको बोलते हैं, ये भाई साहब ने सर्पिल कार्य सर्पिल पाठ्यक्रम पढ़ाया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you all like this video, and if you like this video, please do like, subscribe to your friends also. That's all for today. Thank you. Namaskar. Jai Hind.